ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हमारे मंत्री संस्कृत सवाल गर्ग साहब, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद चौटाला जी, उच्च शिक्षा मंत्री भगवती पाटिल साहब, विधायकगण अमीन खान कागजी जी, रफी खान साहब, आदरणीय प्रेस किशोर शर्मा जी, समारोह के अध्यक्ष वाइस चांसलर डॉक्टर आर के कोठारी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर आर वेंकटेश्वर, डॉक्टर प्रदीप गोयल जी, विशिष्ट शासन सचिव और हृदयलाल अटल, निर्देशक संस्कृत विभाग, उपस्थित तमाम विभाग के पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और उपस्थित तमाम अतिथिगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मुझे खुशी है कि आज राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुझे आपके बीच में आने का शुभ अवसर मिला। और जो माहौल मैं देख रहा हूँ, ऊपर और नीचे बैठे आप लोग, उससे मुझे भी सुकून मिलता है। संस्कृत के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा जाता रहा है आज तक, और पूरा देश इस बात को मानता है, पूरा विश्व मानता है। विश्व रूप में ये भाषा जो है कई भाषाओं की जननी है। दुनिया भर के कई भाषाओं की जननी के रूप में भी इसको मान्यता प्राप्त है, और हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है कि संस्कृत जैसी भाषा जिसका उद्गम हमारे मुल्क में हुआ और दुनिया की भाषाओं की जननी बन गई, और कंप्यूटर से जोड़ते हैं और भी गर्व होता है। किस प्रकार से अभी गर्ग साहब बता रहे थे कि बाहर ऊपर प्रदर्शनी लगी हुई है, आपने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अभी से देख के जाएं। ये ठीक कहा उन्होंने कि मानसून के बारे में भी संस्कृत की भावना के अनुरूप किस प्रकार से प्रोडक्शन किए जाते रहे हैं। इतनी रिच भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है, इतनी संदेश देने वाली भाषा है, इतनी ज्ञान देने वाली भाषा है, इतनी व्यवहार कुशल भाषा है, और इतनी आपस में भाईचारा सिखाने वाली भाषा है, और ऐसी भाषा है जो किस प्रकार से स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, समाज के बारे में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं हो जिसको इस भाषा के माध्यम से जो हमारे देश के संस्कार है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसकी नींव भी संस्कृत से निकली हुई है। इस रूप में भाषा बहुत अच्छी भाषा है। मुझे अफसोस रहेगा जिंदगी भर, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो दो सब्जेक्ट ऐसे थे, एक तो संस्कृत और एक इंग्लिश। तो मैं देखता ये मेरे क्या काम आएगी जिंदगी के अंदर। तो मैंने कभी क्लास अटेंड नहीं करी संस्कृत की और इंग्लिश की भी। इंग्लिश हमारे क्या काम आएगा, और उस पर हिंदी इंग्लिश का घेरा भी चाहता था, तमिलनाडु से और राजस्थान या उत्तर भारत से दक्षिण भारत। तो इंग्लिश पीछे रह गए, और संस्कृत यदि प्यारी भाषा थी, तुम्हें माता तुम्हें पिता तक ही सीमित है। आज जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना, पहली बार 20 साल पहले 98 में, तब से मैं, चाहे कमला बहनीवाली रही है शिक्षा मंत्री, चाहे प्रेस किशोर शर्मा जी रहे, इन दोनों की खासियत रही, और अब आगे सुभाष गर्ग जी आ गए। हमेशा संस्कृत की शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो, इसमें ये लोग कमिटेड लोग हैं। एक तो शिक्षा, संस्कृत शिक्षा मंत्री किसी को बना दिया,
और एक उसका खुद का कमिटमेंट हो तो फर्क होता है। तो सौभाग्य से इस प्रदेश को ऐसे शिक्षा मंत्री मिले हैं। और कांग्रेस के बारे में विश्वास गायक जी कह रहे थे, वो लंबी लिस्ट पड़ी नहीं, मैंने इनको दी थी, इन्होंने मुझे दी थी, मैंने वापस इनको दी थी, आप पढ़ो पूरी कि किस प्रकार से आज़ादी के वक्त से ही, पंडित नेहरू के वक्त से ही जो कुछ भी किया गया है संस्कृत के लिए देश में और प्रदेश के अंदर, वो कांग्रेस शासन में ही किया गया। क्या यहाँ पर हमारे बीजेपी के माइंडेड साथी बैठे हों, कांग्रेस शासित माइंडेड लोग बैठे हों, विचारधारा के, कोई ऐसा की बात नहीं। सच्चाई सच्चाई होती है, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। डेमोक्रेसी के अंदर लड़ाई विचारधारा की होती है कि कौन सी विचारधारा जन कल्याण के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम ज़्यादा कर सकती है। लड़ाई हमारी दुश्मनी किसी से नहीं होती है। और संस्कृत के विद्वान लोग भी समझाते हैं, संस्कृत के श्लोक भी संदेश देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने ही सब कुछ किया आज तक जो किया है। और राजस्थान और जयपुर तो बहुत लकी है, जयपुर छोटी काशी कहलाती है, या यहाँ पर संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई हो, डायरेक्टर बना हो। और मेरे वक्त में ही सौभाग्य से जो नारायणदास जी महाराज साहब थे, अब तो दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी भी इच्छा थी और सरकार की भी इच्छा थी कि संस्कृत का विश्वविद्यालय भी राजस्थान में बने। तो मुझे खुशी भी है, गर्व भी है। स्कूल में संस्कृत से जी चुराने वाला व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना तो संस्कृत का प्रेमी बन गया। उसी रूप में मैंने, चाहे संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, सोच तो मेरे पहले भैरव सिंह शेखावत साहब थे तब भी पैदा हो गई, पर हमारे वक्त हमने एक्ट बनाया, या हमारे वक्त हमने विश्वविद्यालय का पूरा भवन स्वीकृत किया। और मुझे याद है कि मैं प्लानिंग कमीशन में गया था प्लान को अप्रूव करने के लिए। केसी पंत साहब थे हमारे पूरे करने, डिप्टी चेयरमैन साहब थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं वहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय खोलना चाहता हूँ। तो मैं 5 बार वहाँ गया हूँ, हर साल जाना पड़ता था। तो मुझे खुशी है कि एक बार मैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए और एक बार मैं संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए उनसे 5-5 करोड़ रुपए की, उस जमाने की 5 करोड़ मांगे रखते थे। मैं स्पेशल ग्रांट लेके आया बाई नेम कि संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए होगी ये और आयुर्वेद विश्वविद्यालय की होगी। आयुर्वेद का और संस्कृत का रिश्ता क्या आप सब जानते हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में और संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में। रामानंदाचार्य जी के नाम से, नारायणदास जी महाराज साहब की इच्छा थी, उनके नाम से विश्वविद्यालय खुले, हमने नामांकन वही किया। और आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनी है जोधपुर के अंदर। वो देश में आज़ादी के बाद की पहली यूनिवर्सिटी है देश के, पूरे देश के अंदर। आज़ादी के पहले अंग्रेजों के राज के अंदर गुजरात के जामनगर में बनी हुई है आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। आज़ादी के पहले हमने राजस्थान में आप सबके आशीर्वाद से आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनाई। बहुत शानदार कैंपस बन गया है, बहुत अच्छे ढंग से वो चल रही है और सभी तरह के इलाज वहाँ पर होते हैं। और उनका नाम भी हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे राष्ट्रपति थे, जो विद्वान थे संस्कृत के, जिनकी अपनी अलग पहचान थी देश के अंदर, संस्कार में, संस्कृति में, परंपराओं में, उनके नाम से हमने उस विश्वविद्यालय का नामांकन किया। तो इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के शासन में हमेशा संस्कृत को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद में भी जब राजनीति चलती है
तो ऐसी ऐसी बातें सामने आती है कि वह दुख भी होता है। ये मुल्क जो है सदियों से, पता नहीं हजारों साल पहले, कितने साल पहले संस्कृत का जब उद्भव हुआ होगा, पाणिनि जी इनका नाम मैंने सुना, इन्होंने संस्कृत भाषा की शुरुआत करी और उनका सम्मान रहता है। तो आज जो स्थिति है देश की, उसको भी हमारे विद्वान जनों को, जो आप सब बैठे हुए हैं, उन सबको विश्लेषण करना चाहिए। देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ किस प्रकार सुखी शांति से, भाईचारे से रह सके, हमारे संस्कार, संस्कृति और परंपरा जो महान कहलाती दुनिया के अंदर, हमारे देश की पहचान दुनिया के मुल्कों में अलग तरह के मुल्क के रूप में है, वो पहचान हमारी बनी रही, बल्कि मजबूत हो हमारी संस्कृति, संस्कार। तो तमाम वो काम हम करें वर्तमान पीढ़ी के लोग, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ दुख नहीं पाए, यहाँ पर शांति सद्भाव के साथ विकास हो। जमाना बदल गया है देश और दुनिया के अंदर, परंपराएं पहले थी, उनको मान सम्मान करते हैं, पर विज्ञान और तकनीकी का युग आ गया है। मोबाइल फ़ोन आपके हाथों के अंदर है, नई पीढ़ी के भी, दुनिया मुट्ठी में है। कोई ज़माना था टेलीफोन की बात, अब जयपुर से दोसर नहीं कर सकते थे, सीकर नहीं कर सकते, टेलीफोन मिलाने पड़ते थे ऑपरेटर के थ्रू, और मिलते भी नहीं थे, घंटों नहीं मिलते थे। दिल्ली की बात तो छोड़ो, आज 10 बटन दबाओ और आप दिल्ली, मुंबई, लंदन, अमेरिका कहीं बात कर सकते। गूगल में जाओ, जब संस्कृत का इतिहास पढ़ना हो आपको, किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करनी हो, स्वास्थ्य के अंदर किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, किसी पर्सनैलिटी के बारे में आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, पूरी तरह आपको उसी वक्त कुछ मिनटों में सब कुछ आपके सामने है। ये कंप्यूटर युग का वक्त आ गया। जब राजीव गांधी जिंदा थे, तब उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी में हमें देश को ले जाना चाहिए। उस वक्त लोग समझे नहीं थे वो क्या कहना चाहते, और उनका मकसद ये था, वो नई पीढ़ी के रिप्रेजेंट करते थे। उनकी भावना थी कि 15 साल बचे हुए हैं, 80 साल की बात थी कि 15 साल के बाद में सतही दुनिया जाएगी 21st सेंचुरी में। वो चाहते थे हमारे मुल्क के अंदर भी, आज हम पिछले मुल्क कहलाते हैं, विकासशील देश कहलाते हैं, वो चाहते थे जो विकसित राष्ट्र है दुनिया के अंदर, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जो भी हैं, हम भी क्यों नहीं कम से कम नई शताब्दी के अंदर जब हम प्रवेश करें तो हम हर क्षेत्र में तो मजबूत हो जाएं। कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे कोई व्यापार हो, या कोई क्षेत्र हो, विज्ञान हो, तकनीकी हो, हम नई शताब्दी में जाएं तो कम से कम हम पैरों पे खड़े हो जाएं, जिससे कि नई शताब्दी जब पूरी हो 100 साल के अंदर, उसके पहले ही हम लोग तैयारी के साथ जाएंगे तो नई शताब्दी में प्रवेश करेंगे। तो इस स्थिति में प्रवेश करेंगे, हमारा मुल्क भी जल्दी से जल्दी विकसित राष्ट्र में श्रेणी में आ जाएगा। रिसर्च की बात है, और दुनिया रिसर्च करती है, हमारे यहाँ रिसर्च बहुत कम होती है। कितने लोगों में संस्कृत में PhD करते होंगे, बहुत कम। रिसर्च हर सब्जेक्ट में हो। मेरा अमेरिका सिरमौर है, जितनी दवाइयाँ आती है आपको एलोपैथी की, अधिकांश दवाइयाँ आपकी एलोपैथी की रिसर्च होती है अमेरिका के अंदर, वो दुनिया भर में जाती है। आज संस्कृत और देववाणी और आपका आयुर्वेद
आयुर्वेद की तो उद्गम आपका अपना मुल्क है, देश है, तो क्यों नहीं उस पर इतनी रिसर्च हो आयुर्वेद की दवाइयों के अंदर भी कि दुनिया उसका लोहा माने। आज पेटेंट भी होते हैं, उसका उपयोग भी होते हैं, सब आते हैं, पर और ज़्यादा बड़े रूप में अगर हों तो संस्कृत को सतही बढ़ावा मिलेगा। जो दुनिया लोहा मानेगी आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में, रिसर्च होकर के दवा निकली है, पेटेंट हुआ है और इफेक्टिव भी है। आज हम लोग कितनी इलाज करते हैं, बात करते हैं आयुर्वेद की, बीजदारी बुलाते हैं, दवा लेते हैं, थोड़ी देर वापस शिफ्ट हो जाते हैं एलोपैथी पर। कोई टाइम ये आए कि आपके एलोपैथी से लोग जाएंगे, कम से कम एलोपैथी के बजाय हमें आयुर्वेद से ज़्यादा इलाज संभव है। तो संस्कृत का जो अगर हम लोग चर्चा करने लगे तो लंबी चर्चा हो सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें भाषाएं जो है वो जोड़ने का काम करती आ रही है, और भाषा का काम जोड़ने का ही होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा अगर तमाम शक्तियाँ देश की चाहे किसी विचारधारा की हो, पर अगर संस्कृत के श्लोक का जो संदेश है उसको अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन वे संस्कृत के श्लोक को पढ़ ले तो भाव पैदा हो जाते हैं कि कैसे हमें समाज में रहना है, पर वो प्रयास कभी किसी ने नहीं की। आरएसएस के बारे में कहना चाहूँगा, इतना बड़ा संगठन है, उसको जल्दी 100 साल रहने वाले हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, मुस्लिम लीग है वो मुस्लिम की बात करेगी। ये रास्ते एक सीमा तक जाके रुक जाते हैं और रुक जाएंगे, पर जो हमें संस्कार संस्कृति मिली है संस्कृत के माध्यम से, उसको हम अगर अपना लें, आत्मसात कर लें दिल के अंदर, तो फिर हमारे दिल में आएगा ही नहीं कि हम कोई जाति, पार्टी, धर्म के नाम पे बटे रहें। इतने अच्छे श्लोक पार्लियामेंट जो हाउस है, अब आपको जाएंगे वहाँ पर, जाते होंगे, आप देखेंगे उनकी छतों पे जो लिखे हुए वो तमाम श्लोक संस्कृत के हैं, तमाम श्लोक एक से बढ़कर के। उनको भी पढ़ ले तो जो बाहर निकले पार्लियामेंट से, उनके दिल में भाव आएंगे कि देश का भविष्य कहाँ सुरक्षित हो सकता है। ये संस्कृत का कमाल है, जिसे समझ जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि वो भावना ज़्यादा कारगर है। अगर आरएसएस के लोग तय कर ले कि खाली हम हिंदुत्व की बात करने के बजाय हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत के संदेश की बात करें। जब वो अपना वो हिंदू कहते हैं, हिंदू राष्ट्र, हम लोग बैठे हुए हिंदू नहीं है क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हिंदू मानते कि नहीं मानते? मानते हो तो फिर बता दीजिए आप। मैं एक मुख्यमंत्री आपका आशीर्वाद से बनाऊं, तीसरी बार बनाऊं, आपके आशीर्वाद। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं बजाय खाली आपको अपनी बात कह करके फॉर्मेलिटी करूं, ये फॉर्मेलिटी करने का मंच नहीं मानता हूँ, संस्कृत का मंच है। मेरा धर्म कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरी भावना कहती है, मेरी प्रतिबद्धता कहती है कि मैं वो बात कहूँ चाहे किसी को कड़वी भी लगे, पर कोने की गोली भी कड़वी होती है, पर मलेरिया उसी से ठीक होता है। हम सब, सभी धर्म, सभी जाति के लोग, कितना ऊंच नीच का भेदभाव है बताइए आप। पंडित में उसको मानते हैं जो विद्वान है। जो ब्राह्मण का नाम लेते हैं सदियों से, ये ब्राह्मण है, ये अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण में मानता हूँ जो संस्कृत में या उस जमाने में विद्वता प्राप्त कर ली, उस ब्राह्मण है। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी है, वो विद्वान है तो ब्राह्मण है। हम कहते मजाक कहने, आइए पंडित जी आइए,
जो विद्वान कोई व्यक्ति है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, हम पंडित जी कहते हैं। तो ये जो विद्वता संस्कृत देती है, संस्कृत का फैलाव कैसे हो, आपका हमारा चिंतन इस पर होना चाहिए। जब सरकार आपको पूरी तरह तवज्जो दे रही है, जो स्कूलें मांगी गई हमसे, पहले 10% थी टोटल स्कूलें घोषित होती थी, भाई किशोर जी के वक्त में हमने तो 15% कर दिया। नई भर्ती कर दी, टीचर्स की भर्ती कर दी। महाविद्यालय खाचरेवास में खोल दिया, मैंने खाचरेवास में खोल दिया, गर्ल्स का, और भी खुले। कहने का मतलब जो संस्कृत की मंत्रियों ने मुझसे मांगा, मैं बचपन में चिपड़े खाया होगा स्कूल में, पर मैंने उनको दिया, मैंने उनको दिया। आप कल्पना कर सकते हो इसका मतलब पश्चाताप कितना मुझे होगा अगर मैं भी बचपन से संस्कृत के पढ़ाई लगातार करता। हो सकता है मुझे भी आज आप लोग सम्मान करते संस्कृत विद्वान के लिए। तो ये जो स्थिति है, ये मैं कहना चाहूँगा, RSS जैसे संगठन को अपनी विचारधारा में बदलाव लाना चाहिए। विज्ञान का तकनीकी का युग आ गया है, उनको चाहिए संस्कृत का और अध्ययन करे, वो लोग अध्ययन करें, संस्कृत का अध्ययन करें, और उसमें जो संदेश देने वाली बातें हैं उसको फैलाए हर धर्म के अंदर, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको भी फैलाए कि भाई ये संस्कृत के। और कोई धर्म नहीं कहता है, अपने धर्म की इज्जत करो, मान दो, सम्मान करो, और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो। ये सिखाता, हर धर्म सिखाता है। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि हम अपने धर्म का सम्मान करें, दूसरे धर्म का तिरस्कार करें, कोई नहीं सिखाता। ये भावना पैदा करना इतने बड़े मुल्क में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 45 साल से ज़्यादा हो गए मुझे राजनीति करते हुए। मुझे आपने पहले केंद्रीय मंत्री बनाया 3 बार, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव के साथ में केंद्रीय मंत्री रहा हूँ। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार मैं AICC का महामंत्री रहा हूँ, और 3री बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री रहा हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बातें कहूँ जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ तकलीफ नहीं पाए। रशिया जो है, रूस, आप में कई लोग सीनियर बैठे हुए होंगे, कई तो हमारे नौजवान साथी को इतिहास मालूम नहीं होता है। हमेशा हमारा मित्र राष्ट्र अमेरिका नहीं था, रशिया था। ये जो सीनियर लोग बैठे इनको मालूम है, और हमें गर्व होता था रूस हमारा मित्र है। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो 2 बातें सिद्ध हो गई। बांग्लादेश का उदय हुआ, लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की। इंदिरा गांधी के ज़माने के अंदर हमारी फौजों ने पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, और 93,000 जीत तो हासिल की थी। 93,000 जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिक पाकिस्तान के, उनको हथियारों से सरेंडर करवाया ढाका के अंदर। 93,000, कोई 5-7 हज़ार नहीं है, 500-700 नहीं है। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला होगा, एक मुल्क की सेना ने दूसरे मुल्क की सेनाओं को 93,000 को सरेंडर करवा दिया हो, बांग्लादेश का आजाद करवा दिया हो। ये कमाल किया इंदिरा गांधी के ज़माने के अंदर। अगर हमारे मुल्क में ये ताकत है, जब मौका आया तो हमने सबक सिखाया पाकिस्तान को। आज जो इस बात की है कि जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो, और हम कैसे ये संदेश दें कि हम लोग, रशिया मुल्क इतना बड़ा, उस वक्त में अमेरिका ने हमारे खिलाफ में 7वां बेड़ा भेज दिया। 7वां बेड़ा होता है समुद्र में हथियारों के लैस, पूरी दुनिया में तेल का मर गया पता नहीं, 7वां बेड़ा जाके हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की,
पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा वो। इंदिरा गांधी ने सातवें बेड़े की परवाह नहीं करी, क्योंकि रशिया हमारे साथ खड़ा था। रशिया भी सुपर पावर थी, अमेरिका की तरह पावर, इतने परवाह नहीं करी सातवें बेड़े की, और हम ये जीते। सातवें बेड़े को मुंह की खानी पड़ी, वापस जाना पड़ा अमेरिका, वो भी हमने देखा है। परंतु उसी रशिया के भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे 16 टुकड़े हो गए अभी 20-25 साल पहले। आप कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान में इतनी भाषाएं हैं, इतनी जाति हैं, इतने वर्ग हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, क्या लिखा हुआ पता ही नहीं पड़ता हमें, क्या कोई बोलता है समझ में आता ही नहीं है। इतने बड़े मुल्क को 70 साल हो गए हैं, इसको एक रखा, अखंड रखा। खालिस्तान बनने की बात कर रहे थे लोग, कितने लोग मारे गए थे हिंदू लोग वहां पर, कितने हिंदू मारे जा रहे थे। इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाई, जान की परवाह नहीं करी, खालिस्तान ने बनने दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ वहां पर, खुद की जान चली गई। मुल्क एक व अखंड रहा। राजीव गांधी शहीद हो गए बाद में, उप महाद्वीप शांति की स्थापना के नाम पर। इंदिरा गांधी मरने के पहले, एक दिन पहले कह दिया था, हो सकता है मेरी जान चली जाएगी। उनको अंदेशा था, मैं उनका मंत्री भी था, मुझे उन्होंने खुद ने कहा जान जा सकती है अपना ऑफिस करने। और थोड़े दिन बाद तो देखा हमने, उड़ीसा के अंदर बोल रही थी कि मेरी जान जा सकती है। आम सभा में बोला उन्होंने पब्लिक मीटिंग में, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये भावना ज्यादा नहीं। कहने का मतलब ये है, वो रशिया जिसमें हमें गर्व था, हथियारों से भी सब तरह से हमारे साथ खड़ा है, उधर से खुद के टुकड़े हो गए। सुपर पावर नहीं जो अमेरिका की तरह आज ताकतवर हो, आज भी सुपर पावर होगी वो, पर 16 टुकड़े हो गए। तो आप सोच सकते हो कि किसे कहते हैं। हिंदुस्तान आज 70 साल के बाद में भी दक्षिण के राज्य हों, चाहे पूर्व के हों, पश्चिम के, नॉर्थ ईस्ट के हों, छोटे बड़े आंदोलन वहाँ भी होते हैं। कोई बोडोलैंड का हो गया, नागालैंड में आप लोग पढ़ते होंगे, आप में से विद्वान जन बैठे हुए यहाँ पर। मणिपुर में अलग, नागालैंड में अलग अलग होने की बात है। वहाँ पे भी अंडरग्राउंड कितने वहाँ सेंटर बने हुए हैं, कितने खून खराबे होते हैं। कश्मीर में तो सबको मालूम है क्या हो रहा है 30 साल से। ये तमाम राज्यों में दार्जिलिंग अलग आंदोलन चलते हैं। आसाम में आंदोलन तो बहुत फेमस था, तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस सरकार ने मैंने परवाह नहीं, हमने उन्हें समझौता किया, उनकी सरकार बनवाई आंसू की, आसाम गण मंत्री परिषद, वो भी किया कांग्रेस ने। ये एक रखा, अखंड रखा, 70 सालों की मामूली बात है क्या? दुर्भाग्य से राजीव गांधी लेके आए इसको, मोबाइल फोन को, कंप्यूटर को, सोशल मीडिया को, वो तो दुनिया में नहीं रहे। तो आज अगर इसका दुरुपयोग हो, इसका उपयोग भी है, क्रांतिकारी है। दुरुपयोग करना चाहे तो आप किसी का इमेज खराब करनी हो, किसी के बारे में अफवाह फैलानी हो, अशांति पैदा करनी हो, तो बहुत मामूली बात है। आज कश्मीर में इंटरनेट बंद क्यों करना पड़ा सरकार को? इसीलिए आप सोच सकते हो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से कितनी अफवाह फैल सकती है, कुछ भी हो सकता है। आज जयपुर में क्या हो रहा है 2 दिन से, कल रात को 40 जगह से खबर आ रही है कि यहाँ दंगे हो जाएगा, यहाँ दंगा हो जाएगा, यहाँ दंगा हो, 40 जगह से। तो कुछ लोग तो मिसक्रिएंट होंगे, कुछ लोग शरारती होंगे, कुछ लोग चाहते नहीं होंगे शांति और सद्भाव जयपुर में नहीं। छोटी बड़ी घटना हो जाए उसको फैलाने का काम 40 जगह से। रात को 2-2:30 बजे मैंने बात करी पुलिस कमिश्नर से और अधिकारियों से, जो अधिकारी बैठे हुए थे वहाँ पर, एक जगह इकट्ठे हुए थे ऑन द स्पॉट। पूरा मैंने लेखा जोखा लिया, आज सुबह लिया।
क्या कारण है भाई? और उसमें 25 जगह तो लोग इकट्ठे हो गए, 40 जगह तो अफवाहें थी, 25 जगह लोग सामने आमने इकट्ठे हो गए, हिंदू मुस्लिम, कोई 200 गए, 300 गए, 400, 5-7 जगह तो तोड़फोड़ कर दी गई कारों को। ये क्या तरीका? अरे गांव में नहीं, अपने परिवार में जब अशांति होती है, झगड़े होते हैं भाइयों के अंदर, वो परिवार कभी ऊपर नहीं आ सकते। गांव में झगड़े होते हैं, वो गांव में विकास ठप हो जाता है। जहाँ शांति है, भाईचारा है परिवार में, वो परिवार ऊपर बढ़ता है, उसका नाम होता है समाज के अंदर। ये परिवार वाले भाई सामूहिक रूप से रहते हैं। तो ये तो छोटी बात समझने की है। अगर जयपुर में शांति रहेगी तो जयपुर में आपके बड़े बड़े काम भी हुए। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले सीएम बना तो आपके जवाहरलाल नेहरू मार्ग में नहीं था, एक छोटी रोड थी, कहाँ जयपुर पहुँच गया है। घाट की गोली का आपके टनल बन गया, आपके घूमने के लिए पार्क बन गया, सेंट्रल पार्क बन गया, आपके 30-35 और ब्रिज, अंडर ब्रिज बन गए जयपुर के अंदर। मेट्रो आ गई। सेकंड मेट्रो आने के लिए हम लोगों ने काम शुरू कर रहे हैं कि जल्दी सेकंड मेट्रो 22 किलोमीटर की आए, आपके सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक आए, एमआई रोड के अंडरग्राउंड होते हुए। तो ये काम कैसे हुए? क्योंकि शांति और सद्भाव रहने का प्रयास किया हम लोगों ने। बीच में एक बार दंगे भी हुए यहाँ पर, कितने लोग मारे गए। आज मुकदमे चलते होंगे, उनके परिवार में क्या गुजर रही होगी जो मारे गए थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे। ये तमाम बातें, टाइम आ गया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। टाइम तो शुरू से रहता है, शुरू से था। अब ज़्यादा तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, छोटी छोटी बात पे बिरदा चापर के अंदर। ये माहौल बदल गया है। उस माहौल में संस्कृत के विद्वान जन बैठे, विद्वजन बैठे, और जो हिंदू संस्कृति के तो झंडा लिए हुए हैं, संस्कृत अपने आप में हिंदू संस्कृति का संदेश देती है, उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच्चाई क्या है? गांधी जी ने कहा था सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। और वास्तव में मेरा मानना यही है कि सत्य है, उसका विकल्प नहीं है, और ईश्वर है वो सत्य है। गांधी जी आप बताइए, जब उनका गोली चला दी गोडसे ने, कई लोग आज गोडसे को भी राष्ट्रभक्त बनाने लग गए। एक तरफ गांधी को अपना रहे हो आप लोग, एक तरफ आप गोडसे को भी राष्ट्रभक्त बता रहे हो। तो गांधी जी की गोली लगी तो गांधी जी ने क्या कहा? हे राम। एक बार, 2 बार, 3 बार बोले वो हे राम। आज उनकी समाधि पर हे राम लिखा हुआ है। जहाँ 30 जनवरी लेन में मरे थे, दिल्ली में मारे गए थे, वहाँ हे राम लिखा हुआ है। जिनके अंतिम शब्द हे राम थे, उस राम के नाम पे तो एक अलग संस्कार, संस्कृति। गांधी जी तो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलते थे, इसीलिए उनको गोली खानी पड़ी। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आप बताइए, पूरी देश लोहा मानती है जो राम के आदर्श हैं। रामायण घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में जब खेली जाती है रामलीला के माध्यम से, या कथा वाचन होता है, बचपन हम ही जाते थे, और वो संस्कार जो सीखता बचपन में रामायण के माध्यम से, वो संस्कार जीवन भर चलते हैं। वो संस्कारित करते व्यक्तित्व को, नौजवान के बच्चों के व्यक्तित्व को संस्कारित करने का काम वो करते हैं। आप सोचिएगा, एक तो हमारी संस्कृति है, और दूसरी तरफ जब भड़कते हैं हम लोग तो हिंदू हिंदू एक तरफ, मुसलमान मुसलमान एक तरफ, और जैसे कोई दुश्मन हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हों। ये नहीं सोचते कि कल कोई घटना दुर्घटना होगी, मारा जाएगा। एक इंसान का मरना किसे कहते हैं? गलत फहमी आप लीचिंग कर दो, भीड़ इकट्ठी करके किसी को मार दे। मरने वाला किसी परिवार का हो, किसी जाति धर्म का हो, उस परिवार में क्या गुजरती है? कोई भीड़ इकट्ठी करके मार दे, मार मार के मर जाए वो आगे नहीं पर, तो लीचिंग कहते हैं आजकल, मॉब लीचिंग। हमने कानून बनाया भी राजस्थान के अंदर, कानून बनाना पड़ा हमें।
देश में मणिपुर के बाद में राजस्थान है जिसने कानून बनाया ऑनर किलिंग। अरे आज जमाना बदल गया। मैं संस्कृति विद्वानों से कहना चाहूँगा, पहले मैं देखता था कि शादी होती थी और इंटरकास्ट मैरिज होती थी, इंटरकास्ट, तो उसके अंदर घर वाले रूठ जाते थे बच्चों से और वो घर से बाहर कहीं जाकर रहते थे कई महीनों। फिर धीरे धीरे माँ बुलाती थी अपनी बेटी को, फिर जवाई साहब आती थी धीरे धीरे घर पे, और 6 महीने साल में बाद में धीरे धीरे 2 साल लगते थे, आना शुरू होता था वो टाइम। आजकल क्या हो रहा है? आजकल अच्छी इंतजार सहेजें शादियाँ कार्ड छपता है, कार्ड छपता है शादियों के अंदर, इंतकाल मैरिज के अंदर कार्ड छपते हैं। बड़ी खुशी होती है। इतना जमाना बदल गया है, कार्ड छपके माँ बाप लड़की के भी लड़के के भी रिकॉन्साइल है कि लड़कों ने अगर अपने प्यार मोहब्बत कर ली है तो हम इनकी बात को करेंगे। नई पीढ़ी को विशेष भेंट कर रहा हूँ बात। अब बताइए मुझे, अगर वो प्यार में आ गए हैं और प्यार तो एक प्रकार ईश्वर की देन है। प्यार मन में आता है तो किसी पूछ के नहीं आता है। वो आता दिल से आता है। और उसके अंदर आप माँ बाप जो है, आप कौन होते हो पंचायती करना। जब आप ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर के आदेश को मानो। उनको प्यार करने वाले को ईश्वर ने आदेश दिया तुम प्यार करो। आप ईश्वर को मानते भी हो और बच्चों के प्यार को नहीं मानते। बताइए आप, ये आज के कार्ड चलते हैं तो कई ऐसे हैं जाते, ये उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है। अरे आरएसएस को चाहिए उच्च वर्ग निम्न वर्ग को खत्म करे, छुआछूत को खत्म करे, ये उनका काम होना चाहिए। क्या शेड्यूल कास्ट का आदमी हिंदू नहीं है क्या? आप शेड्यूल कास्ट में छुआछूत हावी होती है गाँव के अंदर। ये बहुत दलित वर्ग का है, ये उच्च वर्ग का है, ये क्यों? आरएसएस का काम ये होना चाहिए कि अगर आप हिंदू की बात करते हो तो हिंदू चाहे वो दलित है, आदिवासी है, ब्राह्मण है, वैश्य है, सुतार है, कुमार है, जाट है, राजपूत कोई है, इन सब जातियों को, इन सब के अंदर भाईचारा पैदा करो। कोई ऊंचे नीचे नहीं हो, कोई छुआछूत नहीं हो। ये आरएसएस का काम होना चाहिए। अगर वो कहते हैं हम हिंदू के झंडा लिए हुए हैं, हिंदू संस्कृति को हम चाहते हैं कि जिंदा रहे देश के अंदर, रखो जिंदा उसको। सभी धर्म के लोग आपको आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। क्रांतिकारी काम कर दिया आपने। आप बताओ, मानवता में कलंक नहीं है क्या ये? आप एक मानव को, जो इंसान पैदा हुआ है, पशु भी होते हैं, पशु होते हैं, सब जीव जंतु होते हैं। आपको अगर मान लो मानव शरीर दिया है ईश्वर ने, तो क्या उसके अंदर भेदभाव? हम छुआछूत करते हैं। मानवता में कलंक नहीं है, पर व्यवस्था ऐसी बना रखी है सदियों से। और ठीक करने का काम कौन करेगा? जो विद्वजन है, विद्वान है। आरएसएस के अपना आप कहते हैं हम झंडा लिए हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। राजनीतिक पार्टियों की बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस की बनती है। तो आप लोग ये काम करो बजाय दूसरे काम करने के। आपका काम ये नहीं है कि आप ये बीजेपी कांग्रेस की बात करो, पर आप वैसे तो सांस्कृतिक संगठन है, लिख के दिया उन्होंने सरदार पटेल को, हम कभी राजनीति भाग नहीं लेंगे, हम सांस्कृतिक संगठन के लोग रहेंगे। लिख के दिया हुआ है। जब उनको कोई प्रतिबंध लगा गांधी जी हत्या के बाद में, लिख के दिया उन्होंने। पर आज देखो अब राज कौन कर रहा है? आज सरकार बीजेपी की नहीं है देश के अंदर, सरकार आरएसएस की है। आज आरएसएस के प्रचारक जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री है। ये तो मानना पड़ेगा हमें। और ऐसा भ्रमित किया देश को, हम सब चक्कर में आ गए उसके, जीत के वो, और हमारी कांग्रेस का सफाई कर दिया। फिर भी सच्चाई हमारे पक्ष में, जीत गए, सरकार बनाई उन्होंने,
सच्चाई राहुल गांधी के पक्ष में रही है, क्योंकि इश्यू बेस्ड बात हमने करी, भाईचारे की बात हम करते हैं, शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, हम करते हैं, वो नहीं करते। इसलिए सच्चाई हमारे पक्ष में कोई बात नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र भी कांग्रेस ने दिया देश को, गांधी जी ने दिया था, पंडित नेहरू ने दिया था, मौलाना आजाद ने दिया था, सरदार पटेल ने दिया था, अम्बेडकर ने दिया था। जिंदा रखा कांग्रेस ने का 70 साल तक देश के अंदर। ये नहीं बोलना चाहिए, ये मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री तब बने हैं तब हमने पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं होने दिया। लोकतंत्र में माई बाप आप लोग बैठे हुए हो, फैसला जनता ने किया। इंदिरा गांधी हारी चुनाव, मुरारी भाई देसाई की सत्ता सौंप दी, राजीव गांधी चुनाव हार गए, वीपी सिंह की सत्ता सौंप दी। ये कांग्रेस देन है, कभी सैनिकों को शासन नहीं होने दिया, लोकतंत्र को मजबूत किया, जड़ें मजबूत करी, कायम रखा। इसलिए मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आरएसएस की भूमिका बदल जानी चाहिए। अब आरएसएस लोग यहाँ बैठे हुए पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। ये प्रोजेक्ट लगे हमें खड़ा होकर बच्चे भाई मूड भागवती प्रदर्शन दे सकते हैं अपनी जगह पर, तो मैं मेरे दिल की बात कह सकता हूँ। आपका मैं प्रथम सेवक हूँ, तो प्रथम सेवक का काम होता है कि वो सच्चाई बखान करे। कितनी मानो नहीं मानो आपके ऊपर है। ये कांग्रेस सोच है कि कितनी माने नहीं माने पब्लिक के ऊपर है, हम अपनी बात करें। और बीजेपी आरएसएस क्या कहती है, हमारी बात मानो वरना आप राष्ट्रद्रोही हो। क्या फर्क है? गुजरात में साथ था राजीव गांधी के साथ था मैं कैंपेन में। बड़ौदा में आप इतने लोग बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग ने कहा इस बीजेपी को खत्म कर देना चाहिए, तो राहुल जी ने कहा कि लोग गलत कह रहे हो आप, बीजेपी आरएसएस को खत्म करने के बाद कभी सोचने नहीं चाहिए, वो रहेगी देश के अंदर। वो एक विचारधारा है, उसको हमें मानना चाहिए। वो एक विचारधारा है, वो विचार उनकी है, हमारी विचारधारा हमारे पास में है। हम अपनी बात करें, वो अपनी बात करें। ये लोकतंत्र है, ये राहुल गांधी जी ने कहा था। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूँ, वो अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूँ। और प्यार और भाईचारा आपको सुननी चाहिए। फैसला आपके हाथ में है, वोट गुप्त होता है, कोई चिंता करने की बात नहीं होनी चाहिए। और सुनने में एहतियात हो, वो लोकतंत्र नहीं है। आप अगर सरकार की बुराई कर दो, मंत्री की बुराई कर दो, आप राष्ट्रद्रोही हो, राष्ट्रविरोधी हो। ये भावना जो चल रही है देश में, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क की पहचान तभी कायम रहेगी दुनिया के अंदर, तब इन सब भावनाओं से हट करके हम अपनी परंपराएं जो संस्कृत की है। मैं तो आज के बाद में कहूँगा सुभाष गर्ग जी को, कोई 25-50 जितने श्लोक हैं उनका हिंदी करके मुझे दो, मैं भी उनको अपना सकूँ और दिल में भाव पैदा कर सकूँ और ज़्यादा कर सकूँ। अब छिपले का स्कूल में, वो तो मैं पूरा कर नहीं सकता, वहाँ स्कूल में जा नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। पर हाँ, आज की पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा कि वो संस्कृत है, उसके फैलाव करना चाहिए। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी, मैं वादा करना चाहता हूँ। आप जितना संस्कृत में फैलाओगे, सरकार आपके साथ में खड़ी है। कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, कुछ भी करो। और मैंने अभी पूछा इनको, बच्चे बहुत कम आते हैं संस्कृत का, तो बड़ी खुशी है। मैं जाता हूँ बांसवाड़ा डूंगरपुर, आदिवासियों के बच्चे भी आ रहे हैं संस्कृत पढ़ने के लिए, आदिवासियों के भी आते हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं कहीं पर, सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। खुशी की बात है। इस संस्कृत में आप लोग संकल्प करके जाओ, चाहे हो सकता है नौकरी कम मिल रही हो आपको, या इससे रोजगार के साधन जितने उपलब्ध होने चाहिए नहीं हो रहे हों, उनके तरीके आप सरकार को सुझाओ। अगर आप सरकार ये काम करेगी तो संस्कृत के निकले हुए हमारे छात्र नौजवान, उनको रोजगार के साधन ऐसे मिल सकते हैं। हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो आप हमें सुझाव दो, इसको फैलाओ, संस्कृत को आप फैलाओ, इनके श्लोकों को हिंदी में करो। मतलब मेरे जैसे कई लोग होंगे जो संस्कृत को समझ नहीं पाते होंगे। अभी संस्कृत में गीत गाया था,
संस्कृत में संचालन हो रहा है, अगर मुझे संस्कृत आती तो मैं मेरी बात भी संस्कृत में अभी आपको कहता था। इसलिए मैं लंबी बात आज कह गया हूँ मेरे ख्याल से। इस साल का जो है, इस साल का सबसे लंबा भाषण संस्कृत के अंदर ही हो रहा है। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आप लोगों को। तो कृपा करके संस्कृत को मैं बहुत बारीकी से मैं सोचता हूँ इसके बारे में। इनके जो वेद और इनके जो आपका आयुर्वेद और जितने भी हैं, मैं तो विद्वान हूँ नहीं, तो मैंने देखा भी पढ़ते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस विद्या को आप लोग जो कमिटमेंट रखते हैं, कमला बेनीवाल जी अभी नहीं 90-92 साल की है, वो घर बैठी हुई हैं अभी, बड़ा उनको भी अभी यहाँ बैठते अच्छा लगता है। ब्रज किशोर शर्मा जी बैठे हुए हैं, इनका और पंडित नवल शर्मा जी का कमिटमेंट भी संस्कृत के प्रति रहा है। लोग शिवाल भाई जी ये भी कमिटेड हैं, पर आप निश्चित रहो कोई भी मंत्री बनेगा हमारा, संस्कृत के बारे में उनके कमिटमेंट रहेंगे। और हम जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ मेरी कलम चलेगी और संस्कृत के पक्ष में चलेगी। धन्यवाद, आपने मुझे बर्दाश्त किया उसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।